नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो आपका बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम अभी मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका आज का जो टॉपिक है वो आपका मगध साम्राज्य के बारे में। तो पढ़िए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है और इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। और इसमें गंगा के उत्तर में विंध्य राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्धकालीन समय में मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। जो कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमय इतिहास और राजनीति एवं धर्म का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन तक विस्तृत थी। तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ठीक है, कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन जो शक्तिशाली राज्य कौशल, वस्त एवं अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में निम्न वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बृहदरथ। तो यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। तो यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त पुत्र जरासंध प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को पराजित किया। जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती या गृहब्रज या कुशाग्रपुर को बनाई। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से की थी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा जो था आपका रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी बनते पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया। एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। तो अब हम पढ़ेंगे आपका हरियंग वंश, जिसका शुरुआत जो 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, तो हरियंग वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार जो है सैनीय अथवा श्रोणिक के उपनाम से जाना जाता था और अनुमानित उसका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, और बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। हरियंक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजित और अवंती के चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे। ठीक है, तो हरियंक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजित, अवंती के चंद्रप्रद्योत जो प्रमुख शासक थे। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, निश आपका है बिंबिसार, जो कि आपका 545 से लेके बिंबिसार का 545 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक रहा। तो बिंबिसार एक कूटनीतिक और दूरदर्शी शासक था और उसने जो प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज को फैलाया। सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल्य राजा प्रसेनजित की बहन कौशल्या देवी के साथ स्थापित किया। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। इसके बाद तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने जो है अवंती उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अधिनायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई और एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवट जीवक को उज्जैन भेजा। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। नेक्स्ट आपका लाइन है बिंबिसार महात्मा बुद्ध का। तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। ठीक है,
बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तथा उसका 493 ईसा पूर्व में निधन हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को अधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा और अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था। बिंबिसार ने राजवैदक जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। उसने जो है बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। नेक्स्ट आपका अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक है। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। ठीक है, अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित कर दिया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कुटिनतक मंत्री वर्षाकार की सहायता से वजिष्ठ संघ के सदस्यों में वोट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य को मिला लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता था। भरत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया है। सिंहली अनुसूचियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। तो सिंहली अनुसूचियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा जो है महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपका उदयन, तो उदयन आपका 460 से ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। तो उदयन का आपका जो 460 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। तो यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना और बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता था, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसका माता का नाम पद्मावती था। ठीक है, तो यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है और इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। तो उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर को बसाया था तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थापित की थी। ठीक है, मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। तो मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे और हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना और इस प्रकार हर्यंक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका शिशुनाग वंश, जो कि आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक है। तो आपका शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक। तो हर्यंक वंश के बाद 412 ईस्वी से पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश के शासन किया। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज पर विजय थी। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य को शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र का मगध का अस्थायी राजधानी बना दिया था। ठीक है, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी
राजधानी बना दिया। वान भट्ट, तो वान भट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार, तो वान भट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवन को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तो वान भट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवन को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। और महाबोधि वंश के अनुसार काल अशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। तो महाबोधि वंश के अनुसार काल अशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। काल अशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे आपका नंद वंश, तो जो कि आपका 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक एवं एकराट जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया। तो पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक एवं एकराट जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया। पुराणों में उसे महापद्मनंद एवं महाबोधि वंश में उग्रसेन को, ठीक है, तो पुराणों में उसे महापद एवं महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। ठीक है, महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। तो महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था, जिसने विजय स्मारक के रूप में वहां कलिंग से जीन का मूर्ति उठा लाया था। तो उठा लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्म द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। महापद्मनंद को भारतीय इतिहास में, तो महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला सुदृढ़ शासक माना जाता है। प्राय सभी ग्रंथों में से नाय जाति का बताया गया है। तो महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला सुदृढ़ शासक माना जाता है और प्राय सभी ग्रंथों में से नाय जाति का बताया गया है। ठीक है, नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। तो नंद वंश में कुल 9 शासक हुए जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। तो नंद वंश में कुल 9 शासक हुए जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हाथी सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया था। इसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया था। तो नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हाथी सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया था और जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया था। नंद वंशी राजा जैन धर्म को मानते थे। तो नंद वंशी राजा जैन धर्म को मानते थे और सकटार और अतुलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी मानते थे। पाणिनि कात्यायन वररुचि वर्ष तथा उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों के शासन काल में थे। तो आपका जो पाणिनि कात्यायन वररुचि वर्ष तथा उपवर्ष जैसे विद्वान नंद वंशों के शासन काल में थे। हम पढ़ेंगे प्रमुख शासक एवं राजवंश। तो हर्यंक वंश का जो शासक था आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है, तो आपका ये हर्यंक वंश का राजा था। तो आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ठीक है, शिशुनाग वंश में राजा बना। तो आपका जो शिशुनाग वंश में राजा बना, तो आपका शिशुनाग, काल अशोक और नंदीवर्धन। तो शिशुनाग, काल अशोक और नंदीवर्धन। नंद वंश का राजा बना। तो नंद वंश में आपका महापद्म, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दसी शतक, कैवर्त एवं धनानंद। तो आपका नंद वंश में जो आपका शासक बना उसका महापद्म, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दसीदक, कैवर्त एवं धनानंद। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का समरी। तो आपका स्मरणीय तत्व एक नजर पढ़ते हैं समरी आपका। तो बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए। तो बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साथ मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए। मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के साथ भागलपुर तथा चिरान जिले से मिले और नवपाषाण कालीन संस्कृति के साथ, तो नव्यपाषाण कालीन संस्कृति के साथ बिहार में चिरान, सारण और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। चिरान से प्राप्त, तो आपका है चिरान से प्राप्त नवपाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमगादड़ पाषाण उपकरण, अस्थियों से तथा सिंगों के बने उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेम गंध का उल्लेख है और 12 पुराण में कीकट क्षेत्र का पवित्र मानचित्र माना गया है। तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेम गंध का उल्लेख है और वह 12 पुराण में कीकट क्षेत्र को अपवित्र क्षेत्र माना गया है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रत राजगीर थी और यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यंक वंश का था। तो प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रत राजगीर थी और यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यंक वंश था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कुटितक बद्री व सकार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया। मगध के पड़ोस में स्थित बज्जी 8 कुलों का एक संघ था। तो मगध के पड़ोस में स्थित बज्जी 8 कुलों का एक संघ था और इनमें विदे, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं बज्जी महत्वपूर्ण थे।
नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक एवं विकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो आपका नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद था। पुराणों में से सर्वक्षत्रांतक एवं विकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो आपका जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईसा पूर्व में जो आपका जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आपका बिहार का इतिहास में, प्राचीन इतिहास में मौर्य काल में बिहार आपका 327 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।